बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को आज पूरा आकार मिलने जा रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाला यह शपथ समारोह सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं है बल्कि बिहार की नई राजनीतिक दिशा का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एचएम, आरएलएम के कोटे से आने वाले नए मंत्री आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। करीब 31 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। इस बड़े शक्ति प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे, जिससे इस समारोह का राजनीतिक महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी की संभावित लिस्ट में विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह और संजय सिंह टाइगर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यानी अनुभव और नए समीकरणों का मिश्रण आज बिहार की नई कैबिनेट में देखने को मिल सकता है। तो क्या नई टीम के जरिए 2026 की चुनावी रणनीति को धार दी जाएगी? किन चेहरों का पर होगा विकास का जिम्मा? ये अपने आप में कई सवाल हैं। और किन समीकरणों से जातीय और क्षेत्रीय राजनीति को साधा जाएगा? आज इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। तो आप जान लीजिए कि यहाँ पूरी कोशिश की गई है तालमेल बिठाने की। सहयोगी दलों के साथ इस शपथ समारोह को भव्य बनाने की भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद होंगे और ये अब माना जा रहा है कि पीएम मोदी का इस कैबिनेट विस्तार में आना ये पुख्ता करता है कि अब बिहार की राजनीति दिल्ली के सीधे मार्गदर्शन में चलने वाली है। तो बिहार में सम्राट कैबिनेट का ये पहला विस्तार होने जा रहा है। यानी सम्राट को उनके योद्धा आज मिल जाएंगे जो जिम्मा आगे संभालेंगे सरकार के कामकाज का। किस तरीके से पोर्टफोलियो आगे बांटे जाएंगे ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल आज वो तस्वीर साफ हो जाएगी कि सम्राट कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं। हालांकि संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें कई पुराने चेहरे भी और दिग्गज चेहरे भी नजर आ रहे हैं। उनके अनुभव का भी लाभ लेने की यहाँ कोशिश होगी। हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आलोक पांडे जी भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आप ही से। बीजेपी का जो बिहार कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, सम्राट चौधरी क्योंकि पहले मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, ऐसे में किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को आप देख रहे हैं? जो भव्य समारोह होने वाला है, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी करने जा रही है। देखिए, इसको आप शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं और बीजेपी का एक बड़ा उत्सव भी कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से जी संदीप जी की आवाज में कोई तकनीकी खामी है, दोबारा उनका रुख करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज टीम सम्राट शपथ के लिए तैयार हो चुकी है। जो संभावित मंत्री हैं उन्हें फोन पहुंच गए हैं, यानी कंफर्मेशन उनको मिल गया है कि आज वो शपथ लेने वाले हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये पूरा कार्यक्रम होगा और बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, नितिन नवीन नजर आ रहे हैं, सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार जो अक्सर ऐसे पोस्टर्स में छाए रहते थे, अब दिखाई नहीं दे रहे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बात पूरी करें आप। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बोलिए। एक्चुअली मैं यही कह रहा था कि बिहार लंबे समय से और बीजेपी भी लंबे समय से इंतजार में थी कि कब बिहार में हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, और बिहार को पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रूप में मिला है। और बीजेपी इस मौके को पूरे तरीके से बुलाना चाहती है, उत्सव की तरह मनाना चाहती है। इसीलिए आपने देखा होगा देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बिहार पहुंच रहे हैं। और बिहार में मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण है वो तो राजभवन में भी हो सकता था, लेकिन जब गांधी मैदान में कोई चीज की जाती है तो उसको आप समझ सकते हैं वो एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में, बहुत बड़े समारोह के रूप में आयोजित किया जाता है। क्योंकि गांधी मैदान पटना का वो ऐतिहासिक मैदान है जो कई क्रांतियों के लिए और कई बड़े बदलाव के लिए जाना जाता है। क्योंकि मैं वहां पे रहा हूं बिहार में, मैंने देखा है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे सरकार लेकर चलेगी, किस तरीके से क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, इन पार्टियों का क्या क्या प्रतिनिधित्व रहेगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, वो सब चीजें आज साफ हो जाएंगी। बिल्कुल आलोक पांडे जी, क्योंकि इससे पहले बीजेपी हमेशा
जेडीयू के एक जूनियर पार्टनर के रूप में रही है, उसी भूमिका में रही है, लेकिन अब ये दिखाने की भी कोशिश है कि अब समय बदल चुका है, बदलाव आ चुका है और बीजेपी का दौर है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबा इंतजार किया, जेडीयू के को आगे बढ़ाया। तब मैंने ऐसा पहली बार देखा है जहां कोई एक राष्ट्रीय दल राज्य के दल को बहुत आगे बढ़ाया। जब तक नीतीश कुमार का इरा रहा, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबा पेशेंस रखा। अगर आप पिछले कार्यकाल को देखें तो जेडीयू बहुत छोटी पार्टी बन के उभरी थी, 50 सीटों के नीचे उनके पास विधायक थे, फिर भी मुख्यमंत्री जेडीयू का बना था, नीतीश कुमार जी बने। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत फूंक फूंक के कदम रखा, मुख्यमंत्री की शपथ को बहुत साधारण रखा। पहली बार आप देखेंगी जहां मुख्यमंत्री की शपथ बड़ी साधारण थी, जबकि कैबिनेट विस्तार बड़ा असाधारण है। यानी इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान रखा कि जो नीतीश कुमार के साथ बिहार की महिलाओं के, बिहार के वोटर की जो सिंपैथी है, जो लगाव है, उनका ईगो हट ना हो, ये न लगे कि बीजेपी नीतीश कुमार को अपमानित कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है और मुख्यमंत्री उनका पहली बार बना और उसने गांधी मैदान में वोट नहीं लिया, उसने सिंपल राजभवन में वोट लिया। लेकिन कैबिनेट विस्तार को भारतीय जनता पार्टी गांधी मैदान में करके ये संदेश देना चाहती है कि बिहार में अब हम ही हम हैं। बिल्कुल, और जिन पोस्टर्स का हम जिक्र भी कर रहे थे, बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर भी, जो तैयारियां यहां पर की गई हैं इस शपथ समारोह को लेकर। अमिताभ भूषण जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। अमिताभ जी, इन पोस्टर्स से अब नीतीश कुमार पूरी तरह गायब हो गए, सीन से आउट हो गए। निश्चित तौर पर देखिए, बदलाव की एक प्रक्रिया है और उसमें एक समय के बाद पुराने चेहरे ओझल होते हैं, नए चेहरे सामने आते हैं। तो आप अगर बीजेपी में भी देखेंगी तो एक दौर था अटल आडवाणी, उस दौर में हर तस्वीर, हर पोस्टर पर वही दिखते थे। धीरे धीरे अटल आडवाणी भी एक रवायत की तरह होके रह गए हैं। तो हर पीढ़ी में इसी जदयू के भीतर एक समय शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, उनकी तस्वीर होती थी। फिर नीतीश कुमार का एरा आया, अब निशांत के एरे की शुरुआत होने वाली है। ये निशांत का दौर शुरू होगा जदयू के भीतर। तो देखना होगा कि क्या उनको भी वही हासिल होता है जो नीतीश कुमार ने अपनी बदौलत हासिल किया था पूरे बिहार में और राष्ट्रीय मानचित्र पर भी, और राजनीतिक तौर पर जो कद उन्होंने अपनी बनाई थी, क्या वो निशांत बना पाएंगे? जी बिल्कुल, निशांत कुमार पर सबकी निगाहें हैं संदीप जी, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि न जाने मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। आज भी तस्वीर का इंतजार हमें कर लेना चाहिए, लेकिन निशांत कुमार जिस तरीके से अब यहाँ पर बनाए जाएंगे अगर मंत्री, तो पहले ही तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि परिवारवाद का जो आरोप लगाते थे अब आगे से हम पर मत लगाइएगा। देखिए वंदना जी, जिस तरीके से नीतीश जी का बैकग्राउंड रहा है या जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है, तो विपक्ष तो उनको ऐसे मामले में घेर सकता है। अगर उनके घर से या उनका बेटा इस तरीके से आता है तो उनके ऊपर उंगली उठ सकती है। लेकिन देखने वाली बात यह है, अभी नीतीश जी राजनीति से दूर नहीं हुए हैं, उन्हें राजनीति से उन्होंने संन्यास नहीं लिया है। वो पार्टी के अपनी पूरे तरीके से लीडर हैं और वो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर सांसद बने हैं। लेकिन उनका जिस तरीके से चीजों से गायब वो दिखाई देने लगे हैं और इतनी जल्दी दिखाई देने लगे हैं, जबकि वो तो त्याग की मूर्ति के रूप में सबसे ऊपर उनको विराजमान करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ दिखाई देता है कि भाई क्या नीतीश जी को हाशिए पर ले जाया जा रहा है या धीरे धीरे करके नीतीश जी को खत्म किया जा रहा है। अभी पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है वंदना जी, वो पत्ते अभी खुलने बाकी हैं। क्योंकि वक्त की जो समय के साथ चीजें सामने आती हैं उसका भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने ये दिखा दिया है कि पूरे तरीके से जो बिहार है, बिहार की राजनीति है, वो बीजेपी की मुट्ठी में है और बीजेपी जैसे चाहेगी वैसे अब बिहार को चलाएगी। बिल्कुल आलोक पांडे जी, यही चिंता तो विपक्ष को थी, क्योंकि पूरा चुनाव तो लड़ा गया नीतीश कुमार के चेहरे पर। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए, उनके साथ में तस्वीरें सामने आई। लेकिन अब सम्राट चौधरी को कमान दे दी गई है, उनकी पूरी कैबिनेट भी आज तैयार हो गई है, लगभग शपथ का इंतजार किया जा रहा है। विपक्ष आज भी तंज कर रहा है और इतने समय के बाद जब ये विस्तार हो रहा है उसको लेकर भी कटाक्ष किए जा रहे हैं। बिहार की जनता ने विपक्ष को केवल कटाक्ष करने लायक भर का ही रखा है। अगर एक विधायक उनका कम हो जाए तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है विपक्ष के पास, तो वो उतना ही कर सकता है। ये बीजेपी जेडीयू का अगर आप देखें राजनीति में तो इनका इंटरनल मैटर कहा जा सकता है। विपक्ष के पास इतनी ही बिहार की जनता ने शक्ति दी है कि वो कटाक्ष कर सके, क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ गए नहीं
और विपक्ष का आरजेडी की इच्छा थी कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाए तो सत्ता का लड्डू कम से कम, बड़ा लड्डू ना सही मुख्यमंत्री का, तो जितनी से हमको लड्डू खाने को मिले वो मिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को ज्यादा शक्ति दी। नीतीश कुमार है तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल से नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया गया। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार केवल अपनी शक्ति के दम पर आए हो, बीजेपी का सहयोग हमेशा रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के बाद, ज्यादा सीटें जीतने के बाद में भी, लगातार 2-3 बार ज्यादा सीटें जीतने के बाद में भी, कब तक वो छोटे भाई की भूमिका में रहती बिहार में? एक दिन उसे बड़े भाई की भूमिका में आना ही था। कोई दूसरा राजनीतिक दल इतना लंबा समय तक इंतजार नहीं कर सकता था जितना भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में खुद को बड़ा करने के लिए किया। तमिलनाडु का उदाहरण देखिए, डीएमके के साथ कांग्रेस थी, टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनी, कांग्रेस को 22 साल का साथ छोड़ने में 22 मिनट नहीं लगाया उसने, और उसने तुरंत टीवी के को समर्थन दे दिया। इतनी मौका परस्त राजनीति के समय में अगर भारतीय जनता पार्टी 2 दशक तक जेडीयू को आगे लेकर चलती है तो मुझे लगता है इस माहौल में, जो भारतीय राजनीति का माहौल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े धैर्य के साथ जेडीयू को बर्दाश्त किया है, जेडीयू के साथ रहे, नीतीश कुमार को ऐसे। लेकिन आलोक जी, आप ही की बात के साथ जोड़ते हुए यही तो विपक्ष भी आरोप लगाता है कि बीजेपी जिनके साथ जाती है, जिनको साथ लेकर चलती है, बाद में वो खुद हाशिए पर चले जाते हैं, पार्टियां खत्म हो जाती हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल वो इतनी बीजेपी जितनी मेहनत क्यों नहीं करता? जेडीयू को किसी ने मना किया है क्या उतनी मेहनत करने के लिए? आप जनता के साथ इतना करें कि आप बड़े हैं तो हमेशा बड़े बने रहे। भारतीय जनता पार्टी कोई जबरदस्ती कच्चा लगा के तो वोट नहीं प्राप्त करती है, जैसा विपक्ष कहता है ईवीएम में हेरफेर करके। वो अगर अपने आप को किसी राज्य के साथ छोटे भाई की भूमिका में आके, महाराष्ट्र में भी यही होता है, शिवसेना ने अपने आप को क्यों इतना सक्रिय नहीं रखा कि बीजेपी उनसे हमेशा छोटी बनी रहे? ये जेडीयू की अपनी, अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स में देखें तो ये जेडीयू की फेल्योर है ना, कि बिहार की जनता ने छोटे भाई को बड़ा भाई बना दिया और बड़े को छोटा। तो जब आप बन गए हैं छोटे भाई, तो पिछले कार्यकाल में बन गए थे, 43-45 विधायक थे केवल, फिर भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री है। 43-45 विधायक के बाद में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा त्याग की बात कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अमिताभ जी, आलोक जी जिस बात को कह रहे हैं उसी को अगर पलट कर देखा जाए कि अब बीजेपी का साथ जेडीयू ने भी तो उसी तरीके से दिया, उनके भी तो कदम से कदम मिलाकर चले, और नीतीश कुमार को जब वो उन्होंने खुद ऐलान किया कि भाई वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, राज्यसभा जा रहे, तो तब किस तरीके से जो समर्थक थे, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो भावुक हो रहे थे, रोते हुए, उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी, उनको भी इस बात का डर था, चिंता थी मन में कि जेडीयू अब खत्म हो जाएगी। निश्चित तौर पर, और देखिए बिहार में ये केवल जदयू के भीतर चिंता की स्थिति नहीं थी, बिहार के आम आवाम से अगर आप पूछेंगी तो इस समय जो परिस्थिति है उसमें आप देखिए तो बिहार के भीतर क्या है कि नीतीश कुमार की जो अनुपस्थिति है, या नीतीश कुमार जिस कुर्सी पर बैठते थे वहां भले नीतीश ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर सम्राट चौधरी को आगे किया, पर वो वजन सम्राट चौधरी में दिखाई नहीं देता है। ये केवल जदयू के भीतर की बात नहीं है, बिहार के रहने वाले किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगी तो मुख्यमंत्री का जो कद नीतीश कुमार ने खुद से बनाया था, वो कद बनाने में अभी सम्राट चौधरी को बहुत वक्त लगेगा, और इसीलिए चिंता जाहिर है कि फिर नया निजाम जो होगा वो कैसा होगा। और दूसरी बात, वंदना जी इसका जिक्र आप कर रही थी कि परिवारवाद निशांत के आने पर जो आरोप, तो देखिए बुनियादी अंतर समझना पड़ेगा। नीतीश जब अपने राजनीतिक पारी के उत्तरार्ध में है, बिल्कुल अवसान पर है, वैसे वक्त में निशांत कुमार राजनीति में आए हैं, और निशांत को नीतीश लेकर नहीं आए हैं, उनके दल के बाकी लोग लेकर आए। निशांत के पास ऑप्शन रहा होगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का, नीतीश कुमार उत्तराधिकारी के तौर पर सम्राट चौधरी का चयन करते हैं। इन्हीं नीतीश कुमार को हमने कई दफा अलटते पलटते देखा है। नीतीश कुमार अगर ये कह देते कि भाई निशांत को ही हम नेतृत्व देंगे, वही उत्तराधिकारी हैं, तो बीजेपी भी विवश होती और देती उनको, क्योंकि बिल्कुल जेडीयू का दबाव भी था और जेडीयू नेताओं की ओर से डिमांड भी की जा रही थी निशांत कुमार को आगे बढ़ाने के। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने अपने दल के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लालू यादव तो बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाना है इसके लिए नीतीश कुमार के पास गए थे। नीतीश कभी इसके पक्षधर नहीं थे। नीतीश के दल के लोगों ने कहा निशांत भी चाहते तो वो सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री हो सकते थे। आप देखिए ना, उसी कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा का बेटा सीधे सीधे मंत्री बना, तो नीतीश कुमार का बेटा तो आराम से उप मुख्यमंत्री बन सकता था। तो नीतीश को जो लोग जानते हैं, उनकी राजनीति को जानते हैं,
और निशांत की लॉन्चिंग जिस समय में हुई है, नीतीश कुमार चाहते तो 10 साल पहले लॉन्च कर लेते, 5 साल पहले कर लेते, हाँ। लेकिन नीतीश ने कभी ये इच्छा जाहिर नहीं की। अभी भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव नहीं है, तो इसलिए विपक्ष चाहे जो भी कहे, पर बिहार के लोग इस बात को समझते हैं और नीतीश को समझने वाले लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए इधर उधर जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये उनके जीवन में एक सत्य की तरह चिपक गए। हाँ। लेकिन सत्ता के लिए वो अपने बेटे को लालू की तरह ला देंगे या उपेंद्र कुशवाहा की तरह ला देंगे या बाकी तमाम नेताओं की तरह ला देंगे, वो नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। इसलिए ये बुनियादी फर्क दोनों में समझ में बहुत साफ तौर पर आता है और बिहार की जनता इस बात को समझती है। राजनेता तो जो समझते हैं, पर बिहार की आम आवाम इस बात को समझती है कि निशांत का आना लालू के बेटे की तरह नहीं है। जी बिल्कुल। आलोक जी, पूरे अगर बड़े कैनवास पर देखा जाए, अभी तक जो ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, नीतीश कुमार का पद छोड़ना, सम्राट चौधरी का बनना, और पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जब बीजेपी उत्साह में है, जश्न मना रही है, तब बिहार में कैबिनेट विस्तार होना, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब इस समय जो पूर्व की ओर देखो कि उनकी अपनी नीति थी, उसमें लगभग अब स्वर्णिम दौर पे है जी। अगर आप मैप उठा के देखें भगवा रंग में, तो झारखंड छोड़ दीजिए अगर, हाँ। तो एनडीए की सरकार है। उड़ीसा में भी, बिहार में भी, बंगाल में भी कभी ये स्वप्न हुआ करता था कि बंगाल जैसे राज्य पे उनका मुख्यमंत्री हो, उड़ीसा में उनकी सरकार हो, ये स्वप्न हुआ करता था। आज कम से कम ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो स्वप्न भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर लिया। उस जगह पर पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी उत्पन्न हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस क्षेत्र में वो कभी अपने पैर नहीं जमा पाई। आज वो सत्तारूढ़ दल है, वो सबसे गोल्डन समय है भारतीय जनता पार्टी का। 2024 में जो निराशा के बादल छाए थे 240 में, उस 2024 के बाद बंगाल विजय और बिहार में अपना मुख्यमंत्री देकर असम में रिपीट करके वो भी 100 से ज्यादा सीटें जीतकर असम को भी नोटिस करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने राजनीतिक जो सफर है उसके एक बहुत अच्छे उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई है। इसके आगे उसे केरला और तमिलनाडु की तरफ जाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कैबिनेट विस्तार करके जो उसका अपना उत्साह और ऊर्जा है उसको और बढ़ाना चाहती है, क्योंकि बिहार से लगा उत्तर प्रदेश है और 11 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी। तो बंगाल का असर तो होगा ही होगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन बिहार का असर तो बड़ी तीव्र मात्रा में हमें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सफलता के शिखर पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है और बिहार में पहली बार जब उनके मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, उसके बाद उन्होंने बड़ी सादगी से उस पूरे कार्यक्रम को किया। लेकिन आज जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है वो भी अभिजीत मुहूर्त में, संदीप जी, 12:10 का वक्त चुना गया और कहा जाता है कि ये विजय मुहूर्त होता है, यानी सरकार जब बनेगी, जब कैबिनेट विस्तार होगा तो एक स्थिरता की ओर उसको आगे ले जाने के लिए, सफलता की ओर ले जाने के लिए सोच समझकर ये कदम उठाया गया। ये बिल्कुल वंदना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं और सारी चीजें, और आलक पांडे जी ने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। मैं ये मानता हूँ कि आज के दौर में बीजेपी ने जो अपना परचम लहराया है, जो अश्वमेध का उनका घोड़ा है, वो चारों तरफ हिंदुस्तान में दौड़ रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह, देखिए, आज देश के अंदर कोई महंगाई का मुद्दा सरकारों को हिला नहीं सकता। आज देश के अंदर कोई शिक्षा का मुद्दा सरकारों को हिला नहीं सकता। नहीं तो हमारे देश के अंदर आपने देखा कि प्याज की महंगाई पर सरकार गिर जाती थी। आज चाहे महंगाई कितनी हो जाए, डीजल पेट्रोल मिले ना मिले, गैस सिलेंडर मिले ना मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है उसको कोई छोड़ नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो लगातार होती चली जा रही है। और एजुकेशन में कई स्कूल खुले ना खुले, हॉस्पिटल बने ना बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत लगातार बढ़ती चली जा रही है। चाहे इनके जो साथी राजनीतिक दल है वो साथ रहे या खिलाफ जाए, चाहे वो शिवसेना की तरह खत्म हो जाए, चाहे मुफ्ती की जगह ठिकाने लग जाए, चाहे कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी से चले जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध याग है या कहिए जो घोड़ा है वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। और ये मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। देखिए, हम ना तो कहीं ईरान को हरा रहे हैं, ना कहीं अमेरिका को हरा रहे हैं, ना हम रूस से रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध किया गया, जो मजबूती है वो लगातार देश के अंदर बढ़ती चली जा रही है। गरीबी चाहे बढ़े ना बढ़े, लेकिन बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। अमिताभ जी, बीजेपी तो पसंद बन रही है लोगों की, लेकिन बिहार में जब ये कैबिनेट विस्तार हो रहा है और पश्चिम बंगाल इलेक्शन के बाद जहां पर नई सरकार का शपथ होने वाला है 9 मई को, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। जिस तरीके से ये पूरा कैबिनेट विस्तार होगा, जो पूरी लिस्ट आई है उसमें क्षेत्रीय जातीय समीकरणों को साधा गया है, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ा मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की जाएगी?
निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ जातिगत सामंजस्य आप देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार कमोबेश एक ही तरीके की परिस्थिति राजनीतिक तौर पर है। यहाँ की जो आम आवाम है वो उतनी ही परिपक्व है जितनी उत्तर प्रदेश में। आसपास का इलाका है, पड़ोसी राज्य हैं, तो जाहिर सी बात है। अब आप देखिए, नीतीश कुमार जिस जाति बिरादरी से आते थे, नीतीश कुमार जब एनडीए अलायंस की तरफ दिखाई दे रहे थे, जब थोड़े वक्त के लिए वो उधर गए थे, तो बार बार उनको लेकर यह अनुमान लगाया जाता था कि अगर नीतीश कुमार पीएम मटेरियल होंगे तो उत्तर प्रदेश के कुर्मी बिरादरी के वोटों में सेंध लगेगी बड़े पैमाने पर इंडी ब्लॉक की तरफ से। क्यों हो रहा था? नीतीश कुमार तो बिहार के थे, क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ हिस्सा है, और जाति का जो संतुलन है, जाति का जो स्वभाव है, या जो जातियां हैं, वो दोनों ही जगह एक तरीके की है। इस कैबिनेट को आप देखेंगे, जो कैबिनेट अभी बन रहा है, चाहे वो जदयू की तरफ से आप देखें या बीजेपी की तरफ से देखें, इसमें आयु वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। कई नए चेहरों को शामिल किया गया है जिनकी आयु कम है। परिपक्व लोगों को भी सरकार में रखा गया, और जाति का ध्यान रखा गया। खासतौर पर जो नीतीश कुमार की विशेष जिस जाति पर उनका ज्यादा प्रभाव था, कुर्मी और कोयरी, आप देखेंगे तो नए कैबिनेट में मुख्यमंत्री खुद कोयरी बिरादरी के, फिर भी उसके 2 प्रतिनिधि को रखा गया है। उसी तरीके से आप देखिए, ब्राह्मण को लेकर यूपी में बहुत जिक्र होता है। तो ब्राह्मण बिरादरी का भी आप देखेंगे तो प्रतिनिधित्व तो बढ़ा है। पिछली कैबिनेट में केवल 1 मंत्री थे, इस समय 2 मंत्री दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से राजपूत बिरादरी में यूजीसी के मसले के भीतर उसके बाद सरकार को लेकर एक स्थिति बनी थी कि इस सामान्य जाति जो है वो नाराज है सरकार से। तो बिहार में जो कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। आने वाले वक्त में यूपी में भी कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है, बहुत जल्दी वो भी आपको दिखाई देगा। वहां भी आप अंदाजा लगा सकती हैं कि बिहार में जिस तरीके से जाति का ध्यान रखा गया है, योग्यता का ध्यान रखा गया है, संगठन का ध्यान रखा गया है, आयु वर्ग का ध्यान रखा गया, अनुभव का ध्यान रखा गया, यही सारे पैमाने उत्तर प्रदेश में भी होंगे। और एक बड़ी जीत जब बंगाल में हुई है बीजेपी की, असम में सरकार रिपीट हुई है, तो बंगाल का एक संदेशा बहुत बड़ा गया है, क्योंकि विपक्ष का एक मजबूत किला ममता बनर्जी के तौर पर था, वो दुर्ग जिस तरीके से उनका ध्वस्त हुआ है, तो मानसिक तौर पर विपक्षी पार्टियों के ऊपर एक गहरा आघात है। उससे उबरने में उनको वक्त लगेगा, और चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़ा है। दूसरा ये है कि आम जो वोटर्स है उसके ऊपर क्या गया, आम वोटर्स के मन में ये संदेशा गया कि बीजेपी अजय है। बीजेपी जब ममता को समाप्त कर सकती है और इतनी बुरी तरीके से हरा सकती है उनके घर में, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का क्या होगा। तो क्या होता है कि वोटर्स के भीतर भी एक नैरेटिव बनता है। तो नैरेटिव के तौर पर फिर आप देखिए, बिहार में जिन नीतीश कुमार को कुर्सी का पर्याय माना जाता था, वो नीतीश कुमार स्वेच्छा से कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, और सम्राट मेरी पसंद है। उनके विधायक विरोध कर रहे हैं, वो अपने विधायकों को समझा रहे हैं कि चिंता क्यों कर रहे हो, सम्राट चलाएगा, सम्राट है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है वंदना जी। बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है सम्राट चौधरी को, और नीतीश कुमार उनकी के लिए वो पसंद भी हैं, और ये भी कहा जाता है कि मोदी और शाह को भी बहुत पसंद है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक लकीर खींची है मुख्यमंत्री के तौर पर, बार बार जब मुख्यमंत्री बने, लोगों की पहली पसंद, बिहार के लोगों ने बड़ा आशीर्वाद, बड़ा प्यार उनको दिया है। तो क्या अब सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी, यहाँ बिहार के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना, और खासतौर से केंद्रीय जिस तरीके से नेतृत्व के जरिए उनको अब आशीर्वाद दिया जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो एक बड़ी उनके लिए चुनौती है उम्मीदों के साथ साथ। निश्चित तौर पर है वंदना जी, निश्चित तौर पर है। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि बीजेपी की राजनीति इस दौर में ऐसी हो गई है कि आप अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि को समझ रही होगी, तो वजन के लिए पसेरी होता था, तो पसेरी हटाओ बटखरा बिठाओ। मतलब 5 किलो को हटा करके 50 ग्राम। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का हम जिक्र कर रहे हैं, तो एक अपडेट सामने आ रही है, दर्शकों को बताना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच गए हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले पटना में पीएम मोदी का रोड शो होगा। पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक ये रोड शो होने जा रहा है। पटना एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी मैदान तक जाएंगे, जहां पर ये पूरा मंच सजकर तैयार है, कार्यक्रम स्थल है जहां शपथ समारोह होगा, वहां तक प्रधानमंत्री का रोड शो होने जा रहा है। पीएम मोदी का रोड शो जिसमें जनता बहुत उत्साहित है, और पीएम मोदी उनका आभार भी जताएंगे बीजेपी पर इतना भरोसा करने के लिए। और पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं। जगह जगह पर उनके स्वागत के लिए तमाम कलाकारों की भी प्रस्तुतियां होने वाली हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी इस वक्त गदगद है, उत्साहित है।
तो एक तरफ मंत्री फॉर्मूला तय हो चुका है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। अमिताभ भूषण जी, क्या समझ में आ रहा है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर मौजूदगी, रोड शो करना, क्या इस बात को पुख्ता करना है कि अब बिहार में जो सरकार चलेगी उसमें निर्देश दिल्ली से आने वाले हैं? डबल इंजन सरकार का ये डबल फायदा मिलेगा निश्चित तौर पर। और एक बड़ी बात यह है वंदना जी कि प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है, इसके पीछे का एक कारण है कि जब बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना तो वो जो समारोह था, शपथ समारोह, बहुत फीका था। उसमें केंद्रीय बड़े नेता के तौर पर अमित शाह या प्रधानमंत्री, उनकी मौजूदगी नहीं थी। केवल एक जेपी नड्डा वहां दिखाई दे रहे थे उस स्तर के नेता के तौर पर। तो अभी क्या है कि एक दबाव भी था कि क्या केंद्रीय नेतृत्व सम्राट चौधरी को लेकर उहापोह की स्थिति में, क्योंकि बिहार बीजेपी में ये चर्चा बहुत तेज थी, आम आवाम में भी ये कानाफूसी चल रही थी कि नीतीश कुमार ने कहा इसलिए सम्राट चौधरी को बना दिया गया, पर केंद्रीय नेतृत्व ऐसा नहीं चाहता था। तो ये जो बड़ा भव्य कार्यक्रम है, इसके जरिए उस बात को भी विराम दिया जाएगा कि नहीं, बीजेपी के भीतर जो भी तय होता है वो सर्वसम्मति से तय होता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आशीष इनके साथ है। और एक संदेश ये भी दिया जाएगा कि जो बार बार राज्य सरकारें रोना रोती है कि केंद्र पैसा रोक के बैठा हुआ है, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, तो ये बताने की कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का फोकस है बिहार। बिल्कुल। आलोक जी, जब एक बार हमने देखा था मंच पर नीतीश कुमार पहुंचे थे सम्राट चौधरी के लिए, जब प्रचार हो रहा था, उन्होंने कहा था कि आप इनको आशीर्वाद दीजिए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो वो उसी वक्त क्या तय हो गया था? नीतीश कुमार के मन में चल रहा था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब नीतीश कुमार की इस बात पर भरोसा करना मुश्किल होता है। वो बहुत बार बहुत लोगों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि अब क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनकी पिछली बातों को जरूर जोड़ा जाएगा। लेकिन इतना तो है कि सम्राट चौधरी केवल नीतीश कुमार की पसंद नहीं थे, बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया जी। तो बीजेपी धीरे धीरे सम्राट चौधरी का कद स्वयं बड़ा कर रही थी। और उसमें ये भी मीडिया में खबर है कि नीतीश कुमार ही चाहते हैं केवल कि वो सम्राट चौधरी बने, दूसरे को बनने के लिए वो मुख्यमंत्री पद ही नहीं छोड़ेंगे। ऐसी खबरें भी मीडिया में आई थी। लेकिन मेरा मानना है कि शायद वो अफवाहें थी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार धीरे धीरे सम्राट चौधरी के कद को बड़ा किया और डिप्टी सीएम तक जो मैक्सिमम वो उस समय तक ले जा सकते थे, वो सम्राट चौधरी को वहां तक लेके गए। वो जातीय समीकरण में सम्राट चौधरी ज्यादा फिट बैठते हैं बिहार की जातीय समीकरण में, और ऐसा कोई नेता बीजेपी को नहीं लगा जो यंग भी हो, जातीय समीकरण के साथ वो फिट बैठता हो। बिल्कुल। संदीप जी, सम्राट चौधरी के सामने क्या चुनौतियां और कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको समझ में आती है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ भी उनकी तुलना की जाएगी आने वाले वक्त में? देखिए वंदना जी, बिल्कुल चुनौतियां तो रहती हैं। जिसके सर पर ताज सजता है उसके हाथ में सारी चीजें होती हैं। उसके जो बेनिफिट्स होंगे, जो अच्छाइयां होंगी, उसका क्रेडिट भी उनको जाएगा, और जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसका नुकसान भी उनको झेलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। राजनीति में कई चीजें हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हरियाणा आपके राजस्थान में भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो ऐसा नहीं है कि वो वहां विधायक दल ने उनको मुख्यमंत्री चुना था, या राजनाथ जी ने एक पर्ची निकाल करके वसुंधरा जी के हाथ में दी थी, वो राजनाथ जी की लिखी हुई पर्ची थी, या वसुंधरा जी ने वो पर्ची पढ़कर वो नाम सुनाया तो वो वसुंधरा जी की पसंद से वो मुख्यमंत्री बने थे। समझने वाले सब चीजें समझते हैं। और इसी तरीके से उत्तराखंड में आपने देखा होगा, पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा हार गए। इसका मतलब ना तो वो विधायक दल ने अपने नेता चुने और मुख्यमंत्री चुने, कोई सुपर पावर थी जो ऊपर से पर्ची बना करके भेज देता है, वो मुख्यमंत्री बन जाता है। कई बार जनता को दिखाने के लिए, अपनी पार्टी को दिखाने के लिए वंदना जी ऐसा करना पड़ता है कि भाई इस चीज के लिए जिम्मेदारी संदीप जी आलोक जी को दे रहे हैं। लेकिन हकीकत ये होती है, वंदना जी ही चाहती हैं कि आलोक जी को ये जिम्मेदारी दी जाए। वो संदीप जी को कह देते हैं, संदीप जी आपने ये नाम रिकमेंड करना है इस तरीके से। और राजनीति में ऐसा होता है। आप ये देखिए, सम्राट चौधरी की और नीतीश कुमार जी की कभी भी कहीं आपने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन, कोई ऐसा साथ में यारी दोस्ती, कोई रिश्तेदारी कभी नहीं देखी होगी। बल्कि कई बार ऐसी चीजें जरूर देखी होगी उप मुख्यमंत्री रहते हुए कि कहीं कुछ खींचतान हो गई, कहीं कुर्सी पे बैठने के लिए कोई झपट हो गई, वो मान सम्मान भी आपने कभी नहीं देखा हुआ। तो राजनीति में हमें इस तरीके से दिखा दिया जाता है, या जनता को दिखा दिया जाता है, या कुछ बागी वो तेवर वाले लोग होते हैं उनको शांत करने के लिए ऐसा मैसेज दे दिया जाता है पीछे से। तो हमें लगता है कि हाँ, नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि भाई सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमिताभ जी, अब आगे आप किस तरीके से देखेंगे निशांत कुमार की भूमिका को, और जेडीयू के लिहाज से देखा जाए तो कितनी बड़ी उनके लिए जिम्मेदारी होगी?
देखिए, निशांत की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखने वाली बात होगी, उनके लिए ये परीक्षा की घड़ी होगी कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में एक मतदाता वर्ग खड़ा किया, जाति के भीतर एक जमात उन्होंने नया पैदा किया ईबीसी के नाम पर। पहले ओबीसी की राजनीति चल रही थी, उसमें से एक तबका उन्होंने निकाला ईबीसी। दलित और महादलित दो तबके में बांट करके उन्होंने महादलित तबके को साधा था। फिर महिला वोट बैंक का एक बड़ा चंक उन्होंने अपने पक्ष में बनाया था। तो क्या निशांत कुमार आने वाले वक्त में अपने पिता की तरह कोई एक नया कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे? नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जाता था कि 10 से 12% वोट पर जो ईबीसी वोट है उस पर उनका एकाधिकार था। बिहार की राजनीति आप देखेंगी तो शुरुआत में त्रिवेणी संघ बना था और 3 जातियों का वो संघ था। उससे ये तय हुआ था कि भाई हमारी आबादी बड़ी है और हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो उसमें यादव, कुर्मी और कुशवाहा 3 जाति के लोग थे। कुर्मी की आबादी बिहार में बहुत कम है, लगभग 2.5%। कुशवाहा की आबादी और यादव की आबादी ज्यादा है। यादव मुख्यमंत्री लालू यादव बन चुके थे, नीतीश कुमार कुर्मी मुख्यमंत्री बन गए। सम्राट चौधरी के चयन के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि नीतीश अपने मतदाता वर्ग को ये बताना चाहते थे कि हमने जो कमिटमेंट किया था उसको हमने पूरा किया। कुर्मी के बाद सत्ता कुशवाहा के हाथ में जा रहा है। जो त्रिवेणी संघ ने जिससे शुरुआत की थी उस परंपरा को हमने आगे बढ़ाया है। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर सही निर्णय लेते रहे, क्या निशांत उस तरीके से ले पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिर जदयू के भीतर क्या है, जदयू एक ऐसी पार्टी है जो नीतीश कुमार की पार्टी है। नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में उस पार्टी का नेतृत्व, सर्वमान्य नेतृत्व, क्या निशांत बन पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हाँ। मंत्री के तौर पर आज वो शपथ लेते हैं तो मंत्री के तौर पर क्या बिहार में वो अपनी धमक बना पाएंगे? जैसे मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह के बाद अगर बिहार में किसी मुख्यमंत्री की चर्चा होती है तो नीतीश कुमार की चर्चा होती है। बीच के कालखंड में कई एक मुख्यमंत्री रहे, लालू यादव लंबे समय रहे। हाँ। लेकिन वैसे दौर में क्या नीतीश कुमार के पैरेलल मंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर जैसे नीतीश ने अपनी एक पहचान बनाई, क्या मंत्री के तौर पर निशांत बना पाएंगे? और ये चुनौती सम्राट चौधरी के साथ भी होगा। सम्राट चौधरी को लेकर हमेशा बिहार के लोग ये तुलना करेंगे कि ये नीतीश के जैसा या नीतीश से बेहतर बने। तो ये एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है किसी के कांधे पर कि उस छाया के अनुकूल आप बन जाइए, क्योंकि हर आदमी का अपना स्वभाव है, उसके दौर की राजनीति अलग है, लेकिन तुलना उस रूप में होगी। तो ये चुनौती पैरेलल लीग जैसे निशांत के लिए है वैसे ही सम्राट चौधरी के लिए है। सम्राट के लिए अच्छी बात ये है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी में, एक संगठनात्मक तौर पर, ढांचागत तौर पर बहुत परिपक्व पार्टी में है और मुख्यमंत्री के पद पर है। निशांत के साथ वो परिस्थिति नहीं है, वो व्यक्तिवादी पार्टी में थे। नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में वो पार्टी टूटेगी, वो पार्टी रह पाएगी, कितनी बच पाएगी, उसका संगठन कितना खड़ा हो पाएगा, ये सारी चीजें अब निशांत के कंधों पर होगी और वो देखना दिलचस्प होगा कि वो कितना संभाल पाते हैं। और एक और अंतिम बात जोड़ रहा हूँ वंदना जी, कि जैसे सम्राट की तुलना नीतीश से होगी, वैसे ही निशांत का अक्स क्योंकि नीतीश कुमार से मिलता है तो उनकी भी तुलना नीतीश कुमार से होगी और उस तुलना में वो कितना खड़े उतर पाएंगे वो देखना दिलचस्प। बिल्कुल आलोक जी, और साथ में सवाल ये भी कि निशांत के पास तो राजनीतिक अनुभव भी नहीं, अगर सम्राट चौधरी से तुलना करते तो कम से कम उनके पास वो अनुभव है, तो बहुत बड़ी उनके लिए तो परीक्षा है एक तरीके से। बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव तो नहीं है, लेकिन जो है निशांत के पास एक प्लस पॉइंट है, उन्होंने जन्म से राजनीति देखी अपने घर में। तो अपने पिता के साथ उन्होंने राजनीतिक जितने खेल होंगे वो खेल खेलना उन्हें जरूर आता होगा। उन्होंने जैसे वो जो व्यक्ति समुद्र में जो जानवर तैरना जानता है उसको बच्चा, मगरमच्छ का बच्चा पहली बार समुद्र में, नदी में ही तैरता है, उसे तैरना सिखाना नहीं पड़ता। तो निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्हें राजनीतिक दांव पेच और उनकी शक्तियों का उन्हें भान है, उन्होंने अपने घर में ये देखी हुई है। ऐसा नहीं कि निशांत कुमार अगर एक्टिव नहीं रहे तो उन्हें वो खेलना भी नहीं आता। अभी वो उनके बिल्कुल आलोक जी, आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। तस्वीरें सामने आ रही हैं, लाइव तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और जो संभावित मंत्री हैं उनसे वो मुलाकात भी कर रहे हैं। जो तमाम यहाँ पर दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के तमाम नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं क्योंकि पटना पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ ही देर में उनका रोड शो भी होगा, वो भव्य तस्वीरें भी सामने आएंगी और शपथ समारोह को लेकर भी हलचल यहाँ पर तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आलोक जी बात पूरी करें। आलोक जी, आलोक पांडे जी आवाज आ रही है आपको? जी बोले।
जी, मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी बोलिए। तो बिहार की यात्रा पर जैसे वो बिहार भ्रमण पर निकल गए, तो आप देखेंगे तो शांति में बैठे, उन्होंने अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। बीच यात्रा छोड़कर अगर आएंगे तो कैबिनेट के विस्तार में आएंगे, तो बिहार भ्रमण पर वो निकल चुके, तो उन्होंने अपना रास्ता। लेकिन मैं हमेशा दो बात कहता हूँ कि क्रिकेट में अगर किसने कितने रिकॉर्ड बनाए उस आधार पर वो खेले, तो रिटायरमेंट की है 70-80 साल होनी चाहिए। फिर कोई व्यक्ति पुराना नहीं कर, सचिन की तुलना में कोई नया खिलाड़ी आएगा तो रिकॉर्ड नहीं उसके पास इतने वजनदार होंगे, और इस आधार पर हम कहते हैं कि नया जो खिलाड़ी आया है वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होता, तुलना होती है। हाँ बिल्कुल तुलना होती है, और यहाँ तुलना जेपी नड्डा से नितिन नवीन की भी होगी, क्योंकि जो तस्वीरें अभी सामने आ रही है उसमें नितिन नवीन नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जब पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की उसके बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, नितिन नवीन को उन्होंने माला पहनाई थी, उन्हें एक तरीके से सम्मान दिया था और इस जीत के लिए भी उन्हें श्रेय दिया गया। बिहार से उठाकर नितिन नवीन को जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया पार्टी का, यह भी अपने आप में एक नायाब चीज हुई है बीजेपी में और एक मिसाल कायम की है। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी बहुत बार उसके प्रयोग असफल होते हैं, बहुत बार सफल होते हैं, बहुत बार उसकी आलोचना होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम एक ऐसी पार्टी तो जो सेट पैटर्न पे नहीं चलती। कम से कम वो नितिन नवीन को अध्यक्ष बना देती है, जो 50 साल की भी नहीं होते, 45-46 साल का बंदा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है। उसमें आलोचना भी हो सकती है कि उनको पपेट अध्यक्ष चाहिए, तो लेकिन उसमें ये भी तो है कि भारतीय जनता पार्टी रिस्क लेती है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा अमिताभ जी, तस्वीरें आ रही हैं उसमें निशांत कुमार भी नजर आ रहे हैं और विजय कुमार सिन्हा भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा भी आज शपथ लेने वाले हैं। निश्चित तौर पर देखिए, इस कैबिनेट में, पुराने कैबिनेट में जो लोग थे लगभग लोग इस कैबिनेट में रिपीट हो रहे हैं, कुछ नए चेहरे भी शामिल हो रहे हैं। तो इसमें विजय सिन्हा पिछली सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और प्रभावी मंत्री थे, राजस्व और भूमि सुधार उनके पास था और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और उनकी अदावत पुरानी रही है सम्राट चौधरी के साथ। दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, दोनों के बीच होड़ रहती थी राजनीतिक तौर पर। तो अभी बाद में आप देखेंगे सम्राट ने मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय सिन्हा की सुरक्षा को कम कर दिया, फिर जिनको इन्होंने बीडीओ सीओ को सस्पेंड किया था सबको एक ही दिन में उन्होंने बहाल किया। तो उन तमाम चीजों को लेकर ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार विजय सिन्हा मंत्री तो बनेंगे लेकिन उनके पास विभाग कौन सा होता है, क्योंकि विभाग के आधार पर भी मूल्यांकन किया जाता है, तो वो भी एक देखने की बात होगी। हाँ। और एक दिलचस्प ये भी होगा कि निशांत का भी पोर्टफोलियो क्या होता है। निशांत कुमार को मंत्री परिषद में कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग उनको मिलता है, क्योंकि विभाग के आधार पर भी परफॉर्मेंस का बहुत इंपैक्ट होता है। वो असेसमेंट करना बहुत आसान होता है किस विभाग में आप क्या हैं और क्या कर रहे हैं। और विभागों को आप देखेंगी तो विभागों की भी श्रेणी तय है कि ऊपर के ये 5 मंत्रालय बड़े मंत्रालय हैं, ये मझोले साइज के हैं, ये छोटे साइज के हैं। हाँ। तो उनको कौन सा मंत्रालय मिलता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। हाँ। जी बिल्कुल, पोर्टफोलियो डिसाइड करता है कि किसकी कितनी ताकत रहेगी, कितनी पावर रहेगी। लेकिन यहाँ कोशिश जरूर की गई है तालमेल बिठाने की जेडीयू और बीजेपी के बीच। 14-13 का ये जो आंकड़ा है, इन नंबर्स को कैसे देख रहे हैं आप अमिताभ जी? निश्चित तौर पर देखिए, इसके पीछे ये था, ये शुरू से बात थी, सरकार में गठबंधन की जब सरकार हो और आपको ये दिखाना हो कि आपका कद बड़ा है तो आप कैसे दिखाएंगे। तो उसका एक तरीका होता है, जैसे एक तो उसमें मापदंड है मुख्यमंत्री कौन है, उसी से तो तय होता है बड़ा भाई छोटा भाई। दूसरा ये कि अगर आप बड़े भाई हैं तो मिनिस्टर्स आपके ज्यादा होने चाहिए, कैबिनेट के साथ ही आपके दल से ज्यादा होने चाहिए, सामने वाले दल से कम। तो चूंकि जदयू में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए, हालांकि जदयू की ये बात थी कि बराबर हो, पर वो संभव नहीं था क्योंकि 2 और सहयोगी पार्टियां हैं, 3 सहयोगी पार्टी, आरएलएम है, हम है, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, वहां से भी देना है उनको भी। 2 चिराग पासवान की पार्टी के जो पुराने 2 मंत्री थे वही दोनों इस बार भी बन रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनके बेटे जो अभी तक किसी भी हाउस के सदस्य नहीं है, किसी भी सदन के, ना तो वो विधानसभा के सदस्य हैं ना विधान परिषद के हैं, तो उनको भी मंत्री पद की शपथ, और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे बिना किसी सदन के सदस्य हुए। उससे पहले भी वो ले चुके हैं 6 महीने। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच गए हैं और दिलचस्प बात यह है कि आज क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बरसी है, इस मौके पर भी उनका यहाँ पर मौजूद होना एक संकेत है, एक संदेश है पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए। निश्चित तौर पर। दूसरा, मैंने आपको कहा ना कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर भी चीजों का मूल्यांकन किया जाता है। तो किसकी कितनी उपस्थिति है, यूजीसी को लेकर सबसे ज्यादा विरोध आप देखेंगे तो बिहार उत्तर प्रदेश में ही था, या सामान्य जातियों में। तो वो एक ये भी है कि तमाम जातियों के जो बड़े नेता हैं
वो सबकी उपस्थिति है और उनका प्रतिनिधित्व भी है इस सरकार में। और सबसे बड़ी बात है कि ये आधिकारिक तौर पर सम्राट चौधरी को ताकत दिया जा रहा है कि सम्राट की सत्ता जो है वो सर्वमान्य सत्ता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के दबाव में बना दिया गया है। इनको बीजेपी के सब लोगों ने मिलकर बिल्कुल, और जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं अमिताभ जी, जेपी नड्डा जिन्होंने बहुत बीजेपी के लिए बड़ी भूमिका निभाई है यहाँ तक पहुंचने में, जब शिखर पर पहुंची है सफलता की भारतीय जनता निश्चित पार्टी। तौर पर जेपी नड्डा की पढ़ाई लिखाई, इनका बचपन बिहार में बीता है और इनके पिता वहीं पर थे बिहार में ही, तो इनकी पढ़ाई भी बिहार में, ये छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। तो ये तो समझिए, तो रहने वाले भले हिमाचल के हो, मूल हिमाचल का है पर मूलतः ये बिहारी, और ये उस दिन भी वहां मौजूद थे जब सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। तो अभी तो आप देखिए ना, तमाम बड़े नेता आपको मंच पर दिखाई देंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, राधा मोहन सिंह दिखाई दे रहे हैं उनके बगल में, और फिर इधर राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, फिर आप जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। तो ये दरअसल बीजेपी की सरकार को समर्थन देने की कोशिश है कि केंद्र का पूरा समर्थन है। बिल्कुल, आज का दिन कई मायनों में खास है अमिताभ जी, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब नजर आए, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ। मुझे जहां तक याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी थी और यहाँ बिहार की धरती से ही मैसेज दिया था कि जिन्होंने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। निश्चित तौर पर देखिए, इसी गांधी मैदान में आप याद करिए, वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट होकर आए थे, तब यहाँ बम विस्फोट हुआ था। बाद में भी उनकी सभा में हंगामा हुआ था गांधी मैदान में। तो उसी गांधी मैदान में बीजेपी की पहली सरकार का, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सरकार है, उस सरकार का शपथ समारोह है, उसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। और आप एक और सिलसिला देखिए, यहाँ के बाद 9 तारीख को संभवतः असम और बंगाल, इन दोनों राज्यों में भी शपथ होना है, और जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहे थे। गंगोत्री से गंगा सागर तक बीच में केवल एक झारखंड का हिस्सा बचा हुआ है, मुझे लगता है वो भी बहुत जल्दी हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है, तो शायद वो हिस्सा भी गंगा का इसमें समाहित हो जाए। तो अब बिहार में आज देखना होगा कि प्रधानमंत्री उस बात का भी जिक्र करेंगे कि बिहार में हमने कहा था और गंगा की धारा गंगा सागर तक पहुंची है और आगे हम ब्रह्मपुत्र तक भी पहुंचेंगे। तो ये एक शुरुआत हो रही है शपथ ग्रहण समारोह की। 2 दिन के बाद फिर बंगाल के साथ असम, तो ये सिलसिला अभी चलने वाला है। बिल्कुल, पटना के गांधी मैदान का क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं संदीप जी, गांधी मैदान में आज जो हलचल है, क्योंकि ये गांधी मैदान कई राजनीतिक घटनाक्रमों का गवाह बना है और आज यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। जी बिल्कुल वंदना जी, बीजेपी के लिए बड़ा दिन है और जिस तरीके से बीजेपी ने इसे एक सेलिब्रेशन में बदल दिया है, तो जन जन तक ये चीज पहुंच जाएगी। और ये शुरुआत है आसाम की और बंगाल की, पुडुचेरी की। ये चीजें आपको लगातार देखने को मिलने वाली है। अभी कई दिनों तक जो बड़े बड़े भव्य स्वागत समारोह होने वाले हैं, शपथ ग्रहण होने वाली है, तो ये चीजें रुकने वाली नहीं है। और जैसे अभी अमिताभ जी ने कहा, ये तो पूरा जैसे वो राम राज्य में उनका सुमेघ यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ दिया गया था, वो छोड़ दिया है बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में। वो चारों तरफ घूम रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, धारा 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए था, लेकिन शायद अभी मोदी जी की इच्छा नहीं है, या हो सकता है आने वाले समय में वहां पर इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिले। और रही बात झारखंड की, तो झारखंड में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है बस साउथ में थोड़ा बच गया है, तमिलनाडु वगैरह, अदरवाइज कुछ बचा तो है नहीं हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख। बिल्कुल आलोक पांडे जी, हालांकि एक बड़ी लकीर नीतीश कुमार ने खींची है, लेकिन अब बीजेपी से क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार की दिशा और दशा किस तरीके से आगे बदलती हुई नजर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब नीतीश कुमार के आगे वाले बिहार की तरफ ले जाना। मैंने कितने बार डिबेटों में कहा कि बिहार लालू यादव से नीतीश कुमार के कार्यकाल में आगे बढ़ गया, लेकिन तब तक देश और आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश से आप जब बिहार में इंटर करते हैं तो सड़कें सक्रिय हो जाते हैं, हाईवे सक्रिय हो जाते हैं, डेवलपमेंट उस तरह का नहीं दिखाई देता। तो ये बात भी, आप बिहार को बिहार से आगे लेके जाना है। लालू यादव के शासनकाल से तुलना करने से कब तक काम चलेगा? तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि अब केंद्र का जो खजाने का मुंह है, हालांकि वो तीसरे कार्यकाल में खोल दिया गया है, उसे और बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी खोलेगी। बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो भारतीय जनता पार्टी को तेज करना होगा। बिहार के अंदर बिहारियों को उद्योग मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता पोर्टफोलियो में आएगा। वो अब ये तुलनात्मक रूप से दिखाएगी कि
कि नीतीश कुमार से ने जो किया वो लालू यादव से बेहतर किया, लेकिन सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से बेहतर कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार का इरा खत्म, अब बीजेपी और सम्राट चौधरी का इरा आया। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, और लॉ एंड ऑर्डर, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार का भी बेहतर था, लेकिन मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो इंक्रोचमेंट है बिहार की तस्वीर को और सुंदर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने कानून व्यवस्था का जिक्र किया, सुशासन बाबू कहा जाता था नीतीश कुमार को, अभी भी कहा जाता है, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। पटना एयरपोर्ट से आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी आप देख रहे हैं कि अभिवादन करते हुए लोगों का नजर आ रहे हैं। पुष्प वर्षा उनके इस काफिले पर की जा रही है। रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर मंच बना हुआ है, जहां शपथ समारोह को लेकर भव्य तैयारियां हैं। सभी दिग्गज वहां पर पहुंच चुके हैं, संभावित मंत्री भी पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां तक पहुंच जाएंगे। रोड शो करते हुए आगे नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिंदाबाद